जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिसी गपशप पर। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है और हमारे देश के भविष्य से भी कहीं न कहीं जुड़ाव रखता है। आपने देखा ही होगा रिसेंट में जितने भी इवेंट हुए हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम हो या इनका H1B वीज़ा वाला इशू हो, उसके साथ ही हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी का वोट चोरी का एलिगेशन लगाया जाना हो या बिहार इलेक्शन में भी ऐसे कुछ मुद्दे हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लद्दाख में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी बांग्लादेश में भी क्या कहते हैं यूएसए का हाथ दिखता है गवर्नमेंट को हटाने के पीछे। तो हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी रिसर्च की तो इन सभी के पीछे एक पैटर्न दिखता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रयास है, एक यूएसए डीप स्टेट का इसमें हाथ दिखता है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास है ये। ठीक है, तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये पैटर्न दिख रहा है और कहाँ कहाँ ये पैटर्न दिख रहा है कि मतलब आखिर कैसे मोदी गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है और आखिर क्यों है ये। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर ये सारी शक्तियां इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, आखिर ये क्यों चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हटाया जाए और आखिर वो कैसे ऐसा कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जो आखिर तुम देखेंगे कि आखिर कहाँ पे मोदी गवर्नमेंट कमजोर है और अगर वो लोग अटैक भी करेंगे तो कहाँ पे अटैक कर सकते हैं। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का बात करें तो हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं। ठीक है, और आप सब जानते ही हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। अगर वर्तमान 2024 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसके बाद से बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, अर्थात बीजेपी अकेली पावर में नहीं आ सकती है। अब उसके साथ दो मेन उसके जो पिलर हैं इसमें एनडीए अलायंस के, वो हैं तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की वो हमारे चंद्रबाबू नायडू जी की गवर्नमेंट है, और जदयू अर्थात जेडीयू जो हमारे नीतीश बाबू जी की गवर्नमेंट है। टीडीपी की 16 सीटें हैं और जेडीयू की 12 सीटें हैं। अब इनको मिला दिया जाए तो 268 सीटें होती हैं। ठीक है, मतलब मेजोरिटी से 4 भी कम है, बट वो छुटपुट हैं जो हमें आराम से बीजेपी गवर्नमेंट कवर कर लेती है। लेकिन मेन यही दो पार्टी हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट इन्हीं दोनों पर रिलाई करती है। तो अगर हम देखें कि आखिर इंडिया अलायंस यहाँ पे कैसे, इंडिया अलायंस के पास अगर हम बात कर लें तो इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। ठीक है, तो आखिर वो कैसे इनको मोदी गवर्नमेंट को तोड़ सकता है, कैसे इंडिया अलायंस को तोड़ के बना सकता है। तो अगर हम बात करें अभी जैसे कि आपने देखा भी होगा बिहार इलेक्शन सर पे है और इसमें चिराग पासवान की जो पार्टी है और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भी और बीजेपी के बीच भी इंटरनल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। ठीक है, और जहां तक हमारी रिसर्च टीम का एक दावा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू जी को पीएम का पद ऑफर कर सकती है कि अगर वो एनडीए अलायंस को छोड़ के इंडिया अलायंस ज्वाइन करते हैं और गवर्नमेंट बनाने का दावा करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जी पीएम बन सकते हैं और कहीं ना कहीं नीतीश बाबू जी को होम मिनिस्ट्री या कोई बड़ा पद ऑफर किया जाएगा, तभी वो छोड़ेंगे। और जैसा कि हम लोग पास में देख चुके हैं, नीतीश बाबू का कैरेक्टर वो कहीं भी उठाऊ का चूल्हा जैसा है, कहीं भी किसी के पास भी चले जाते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट उठाऊ का चूल्हा। अब अगर हम बात करें अगला, तो अब जैसे कि एक बात करें, राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्पीच में जाते हैं तो हमेशा वोट चोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक यूथ में एक कहते हैं ना कि एक टेंडेंसी बनाई जा रही है एक गवर्नमेंट के खिलाफ और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ एक इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाने का, नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास है कि आखिर इंस्टीट्यूशन करप्ट है, इंस्टीट्यूशन ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराता है, जो कि बेसिक है हमारी फंडामेंटल डेमोक्रेसी का, वही करप्ट है। एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। एक तरह से कहते हैं ना कि यूथ, जैसे अभी आपने देखा होगा नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, वहां प्रोटेस्ट क्यों हुआ, वहां पे जनजी इतना नैरेटिव कैसे बिल्ड हो गया, क्योंकि यूथ था। उसी तरह एक यूथ में भी एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास है कि आखिर गवर्नमेंट करप्ट है और यूथ जब सामने आएगा तो गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे ये तुम्हारा इंटरनल मैटर हुआ, इसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आखिर जैसे कि अगर हम सब देखेंगे यूएसए का
जो इकोनॉमिक प्रेशर है या जो टैरिफ बम का जो है या जो H1B वीजा वाला इशू है, ऊपर से देखने तो लगता है कि यूएसए बस केवल एक चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि रसिया से संबंध बनाए हुए है, चाइना से संबंध बनाए हुए है और यूएसए को भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर अंदर आप डीप में जाके इस चीज को देखेंगे तो यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया पे इकोनॉमिक प्रेशर कर रहा है, ठीक है, जिससे टैरिफ लगा के इंडिया को इकोनॉमिक शॉक देना चाहता है। उसके साथ ही ये जो H1B वीजा वाला इशू है इंडिया में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। तो एक तरह से कहते हैं यूथ में इस डिससेटिस्फैक्शन आएगा, जिससे यूथ गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होगा। जैसे आपने देखे भी कि सोशल मीडिया पे बहुत से लगते रहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट सब पे तो पास हो गई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है इस गवर्नमेंट में। उसके साथ ही अगर हम देखें जियो पॉलिटिक्स के, तो जियो पॉलिटिक्स में अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपने भी न्यूज़ सुनी होगी सोनम वांगचुक जी का जो लद्दाख प्रोटेस्ट है, उनकी जो एनजीओ है सेकमॉल और HIEL, उसमें कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस जी की फंडिंग भी इन्वॉल्व है। आप लोग जॉर्ज सोरोस जी के बारे में जानते ही होंगे, जिनका विश्व में अगर कहीं भी कोई बड़ा इवेंट होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गिरती है, जैसे आपने देखा होगा नेपाल में या अभी बांग्लादेश में जो हुआ या इधर श्रीलंका में जो हुआ, कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस जी हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि अभी बीजेपी की एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी क्लेम किया था कि बीजेपी ने भी क्लेम किया था कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस मिलके इंडिया में एंटी बीजेपी काम कर रहे हैं और एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। तो ये भी एक एंगल है, ठीक है। अब इसके साथ आखिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है, आखिर ऐसा क्या चाहता है वो इंडिया से कि इंडिया वो फुलफिल नहीं कर रहा है और वो इंडिया में रिजीम चेंज चाहता है। अगर हम सबसे पहला बात करें तो इसमें मैटर आता है डिफेंस का। जैसा कि अभी आप सब ने देखा होगा कि यूएसए इंडिया को प्रेशर कर रहा था कि F-35 जो फाइटर जेट है वो इंडिया यूएसए से खरीदे, ठीक है। बट इंडिया वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन F-35 क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रसिया इंडिया को सुखोई 57 दे रहा था। आप सब जानते होंगे कि इंडिया रसिया का कितना बढ़िया डिफेंस रिलेशन है। हमारा 49% डिफेंस का नीड रसिया से आता है, ठीक है, और यूएसए से हमारा है, लेकिन यूएसए से हमारा भी उतना बड़ा संबंध नहीं है। और अगर हम F-35 की बात करें तो F-35 1980s 1990s की टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे देश के लिए सूट भी नहीं करती है और वो बहुत महंगा भी है और उसके साथ साथ यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने चूज किया कि हम F-35 नहीं लेंगे, सुखोई 57 लेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूएसए इस चीज से बनाया हुआ है। और अगर हम बात करें कि एक इसमें आता है ट्रेड एंगल का भी मैटर आता है कि सबसे पहले आप सब जानते ही होंगे कि यूएसए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूएसए ओनली फ्यू कंट्रीज में से है जिसके साथ इंडिया को ट्रेड डेफिसिट नहीं है, अर्थात इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। अर्थात जितना आयात निर्यात होता है इंडिया ज्यादा निर्यात करता है, आयात बहुत कम करता है, ठीक है। इस वजह से भी यूएसए बनाया हुआ है और यूएसए कहीं ना कहीं अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी प्रेशराइज किया हुआ है। इसके साथ एक मुद्दा और आता है कि यूएसए इंडिया को बार बार अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने के लिए कहता है, अपना जो डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना चाहता है फिर, बट इंडिया बिल्कुल राजी नहीं है क्योंकि इंडिया के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके किसान फार्मर, जैसा कि मोदी जी ने अभी कहा भी था। तो कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी है और कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी है कि इतना प्रेशर करने के बाद भी यूएसए ने इतना प्रेशर किया इंडिया को कि एंटी रसिया इंस्टांस ले या एंटी चाइना कुछ इंस्टांस ले, ठीक है। जैसे अभी क्वाड में भी, जैसे कि यूएसए क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है चाइना के खिलाफ, बट इंडिया इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना पड़ोसी है। जैसे कि हमारे अटल जी ने भी कहा था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो उसी तर्ज पे चलते हुए इंडिया और चाइना को फालतू भड़काना नहीं चाहता है, जो कि एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है। लेकिन ये उसे बार बार पिंच करता है इंडिया को कि इंडिया चाइना के खिलाफ एक्शन ले, इंडिया चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले, तो जो कि भी उचित नहीं है। इसके साथ अगर हम और देखें तो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं वहां भी एनजीओ को फंडिंग जा रही है यूएसए गवर्नमेंट से, ठीक है। तो अब इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर इनको डॉट्स को हम कनेक्ट करने का प्रयास करें तो क्या बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूएसए इतना ईगर क्यों है, इतना ईगरली क्यों, मतलब इंडिया में वो चाहता है। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि अभी इंडिया में जो एक डिप्लोमेट भेजे गए हैं यूएसए के, 38 साल के हैं, बहुत ही यंग हैं, ठीक है, और उनको इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पूरा का एक संभालने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएसए अब एक नई पॉलिसी लाना चाहता है इंडिया में
और पूरे पूरे एंटर करने में लगा हुआ है। ठीक है, उसका मेन टारगेट। बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं चाइना ही दिखता है, जैसा कि बांग्लादेश में भी आपने देखा, अभी जो गवर्नमेंट बनी है मौजू, वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के चेले कहे जाते हैं। और नेपाल में भी अभी जो गवर्नमेंट बन गई है वो भी कहीं ना कहीं एंटी चाइना ही है और प्रो यूएसए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें यूएसए का रोल साफ तौर से दिखता है। अब उसी तरह इंडिया में भी यूएसए ऐसा कुछ चाहता है। ठीक है, अब मैटर बस सबसे बड़ा फिलहाल सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं तो हमें सब एक पैटर्न से समझ में आता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं से जुड़ती हुई है, कि आखिर जितने भी इंस्टीट्यूशन उस पर सवाल उठाए जाएं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी क्वेश्चन उठा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठाए जाएं। ठीक है, और एक्सटर्नली भी इंडिया को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। ठीक है, मिलिटरली इंडिया को कहते हैं प्रेशराइज किया जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूएसए और पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी डिफेंस डील हुई, जिससे इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो अब मैटर अब यही देखना लायक है कि इंडिया इस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। तो सिचुएशन ही बहुत ही डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा अनुमान है कि यूएसए पूरी तरह से इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, इंडिया में रिजीम चेंज चाहता है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो और हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट सही सलामत 2029 तक बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें।